हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी यानी कि राजनीति शास्त्र जो क्लास 10th का है उसका ये चैप्टर 1 है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये हमारा जो है चैप्टर 1 है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके सारे पॉइंट्स को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आप जब एक बार समझ जाएंगे तो इसका आंसर आप खुद से बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा 2 से 3 वीडियो में, इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें कि सारे ही क्वेश्चन आंसर मैं इसके आपको बता दूंगी, ताकि आपको इस चैप्टर के साथ साथ इसके सारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप लोग आसानी से उसे कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। हमारा यहाँ चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। यानी सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे लोकतंत्र समझना होगा कि लोकतंत्र क्या होता है। वैसे अगर आपने कक्षा 9 अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या है। लेकिन चलिए फिर भी हम आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो बताते हुए चलेंगे, ताकि आप अगर उसे अच्छे से आपने नहीं भी पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जो है, अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझें तो यह जो होता है, कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है एक जनता का शासन है। यानी कि इसमें जो होती है जनता खुद अपनी प्रतिनिधि चुनती है कि उसका जो है लीडर कौन होगा। जैसे कि ये हमारे भारत देश में भी है कि हम अपनी जो होती है सरकार में जो लोग होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हम उन्हें चुनते हैं और वो जो होते हैं फिर 5 साल के लिए शासन करते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो लोकतांत्रिक शासन है ये सबसे ही लोकप्रिय शासन व्यवस्था मानी जाती है। इसके अलावा जो भी शासन व्यवस्था थी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो प्राचीन भारत थी, यहाँ पे जो है राजतंत्र था, यानी राजाओं का जो है चलता था, जहाँ की वंशानुगत जो होते थे, एक राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था। अगर वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, लेकिन कोई भी जो है जो जनता थी वो ये आवाज़ नहीं उठा सकती थी कि हम अपना दूसरा राजा चुनेंगे, क्योंकि राजतंत्र का नियम ही होता है वंशानुगत। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता जो होती है अपना शासन जो होती है, अपना उसका कौन शासक होगा यानी कि कौन उसका लीडर होगा जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा, वो खुद चुनती है। इस प्रकार से हम इसकी एक परिभाषा दे सकते हैं कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया जाने वाला शासन है। फिर फोकस कर लेना। देखिए, तो अभी हमारा सबसे पहले विषय प्रवेश को जानेंगे कि इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में जो है हम मुख्य रूप से जो है पढ़ने वाले हैं कि सामाजिक विभेद क्या है, किस आधार पे जो होता है सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, लोकतंत्र में द्वंद्व क्या होता है, और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी जो है वो काफ़ी घातक साबित होते हैं, राष्ट्र के लिए काफ़ी घातक साबित होते हैं। शायद आप इन सभी वर्ड्स को भी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जैसे ही हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे आप इन सभी वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो लोकतंत्र में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विभेद क्या होता है। तो विभेद जो होता है एक प्रकार का हम अंतर या विभिन्नता को कह सकते हैं। जैसे कि हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं, जैसे कि जो होते हैं वो अलग जात, उनका जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग जैसे जो होते हैं विभेद होते हैं, यानी कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय, रंग के आधार पे, या जो व्यक्ति रहते हैं उसके स्थान के आधार पे सारे व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और कई बार जो होती है लोकतंत्र में ये विभिन्नता जो होती है काफ़ी अच्छी साबित होती है। और कई बार जो होते हैं लोग जब अपनी चीज़ों को ज़्यादा वरीयता देते हैं, जैसे कि लोग होते हैं ना हमारे देश में, तो अपने धर्म को ज़्यादा वरीयता देते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि उनमें एक विभेद उत्पन्न होता है कि जो अपने आप को ऊंचा दिखाता है, एक जो नीची जाति को नीचा दिखाता है, तो इससे क्या होता है कि जो नीच जात वाले की भावना में उच्च जात वाले लोगों के लिए मतलब कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से प्रति जो होता है वो गलत भावना होती है, और वो एक राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे समाज में होती हैं, या हमारे देश में या किसी भी अन्य देश में भी हो सकती हैं, तो इस तरह के जो अलग अलग चीज़ें होती हैं इसके आधार पर लोग विभेद करते हैं, इन्हें हम विभेद के नाम मतलब विभेद कहते हैं। और यही विभेद जो होता है कि लोकतंत्र में द्वंद्व का कारण बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि लोकतंत्र में द्वंद्व क्या है, तो हमारा ऐसा है यहाँ पे कि लोकतंत्र जो होता है सिद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली, यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें हर तरह से जो होती है समानता मिलेगा, सारे लोगों को यहाँ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई
दूसरा व्यक्ति ने अगर कोई गलती की तो उसे जो सज़ा मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संप्रदाय से है, अगर कोई और भी व्यक्ति करता है तो उसे सज़ा समान ही मिलेगी। तो इस तरह की व्यवस्था जो है लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये अपेक्षा उन्हें रहती है अपने लोकतंत्र से। तो ये जो है समानता पे जो है आधारित शासन प्रणाली है, लेकिन जो विभिन्न ऐसी चीज़ें हैं, विभिन्न पत्तियों में जो होते हैं लोग एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। जैसे कि हम अगर अमेरिका की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, वैसे ही अमेरिका में श्वेत और अश्वेत को लेकर लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से विभेद करते हैं। जो श्वेत होते हैं वो अश्वेत को नीचा दिखाएंगे, तो इससे क्या है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं जो होती है एक नफरत की भावना पैदा होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आयरलैंड है, वहाँ पे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में जो होता है संघर्ष होता है। यानी अलग अलग देश है, लेकिन अलग अलग देश होने के बावजूद भी सारी जगह जो होती है इस तरह के विभेद देखे जाते हैं। भले ही वो विभेद का कारण अलग हो, कहीं जाति के आधार पे हो, तो कहीं श्वेत अश्वेत के नाम पे हो, तो कहीं धर्म के आधार पे हो, लेकिन इस तरह के जो भी विभेद होते हैं जिसके वजह से जो है विरोधाभास उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी इसका देख सकते हैं कि भारत में एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के लोगों से नफरत आदि लोकतांत्रिक विरोधाभास या द्वंद्व को दर्शाता है। अगर हम इसका उदाहरण के तौर पे आपको बताएं तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि सिक्किम में जो है बिहारी छात्रों को अपने संस्थान से ही नहीं, सिक्किम राज्य को ही छोड़कर भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। अहिंदी भाषी राज्य खासकर महाराष्ट्र और असम में उत्तर भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया गया वह किसी भी तरह से शोभनीय नहीं माना जा सकता है। तो इस तरह से आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि हमारा देश एक है, भारत, एक तरह की यहाँ कानून व्यवस्था है, समानता है, लेकिन लोग आपस में अपनी जाति को, अपनी भाषा को अधिक वरीयता देकर जो है एक दूसरे से विभेद कर बैठते हैं, दुश्मनी कर बैठते हैं, और इस तरह के हालात कर देते हैं कि जो दूसरा राज्य है वहाँ पे सामाजिक विभेद या फिर क्षेत्रीय विभेद, भाषा के आधार पर विभेद करके लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो भी विरोधाभास होते हैं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस प्रकार के जो भी विरोधाभास होते हैं, इसे ही हम लोग लोकतंत्र में द्वंद्व के नाम से जानते हैं। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें कि आप भाई अगर एग्जाम में आ जाएगा कि लोकतंत्र में द्वंद्व क्या होता है, आप इस चीज़ को समझाएं, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? चलिए हम आपको इसका एक परिभाषा लिखकर ही बता देते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इसका परिभाषा लिख दिया है ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में लिखने में काफ़ी इजी हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वहाँ के लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब चीज़ों के कारण जो है विभेद के कारण अगर वो आपस में द्वंद्व करते हैं, तो इस तरह की जो लोकतांत्रिक विरोधाभास होता है उसे ही हम लोग लोकतंत्र में द्वंद्व के नाम से जानते हैं। अगर इसमें आपको उदाहरण के तौर पे लिखना हो तो आप, जैसे कि मैंने आपको भी बुक में बताया कि जो बिहारी छात्र थे उन्हें जो है बहुत ही गलत तरीके से जो है वहाँ के संस्थान से ही नहीं बल्कि उस राज्य से बाहर कर दिया गया था। तो इस प्रकार के जो उदाहरण मैंने आपको बताए तो इसे आप जो है इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो है ये जो विभेद है ना, जो छोटे छोटे जो बातें हैं, ये विभेद जाति, धर्म, संप्रदाय, ये कैसे जो होते हैं सामाजिक विभेद का रूप ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने विभेद को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं कि विभेद क्या होता है, किन किन चीज़ों से जो होता है विभेद हो सकता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये विभेद कैसे सामाजिक विभेद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे जो विभेद का सबसे जो बड़ा कारण है ये जो होता है जन्म होता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, अगर आप इसे खुद भी पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि किसी भी समाज में विभेद की उत्पत्ति के अनेक कारण होते हैं। प्रत्येक समाज में जो है विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इन सबों के आधार पर उनमें विभेद बना रहता है। सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण जन्म है। क्योंकि जन्म ही तो है जिसके आधार पे आप किसी घर में जन्म लेंगे, फिर वो जिस जगह पे रहते होंगे आप उस जगह पे रहेंगे, उसी भाषा को बोलेंगे, वो लोग जिस धर्म को मानते होंगे आप भी उस धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि 99% चांसेस में तो लोग वही करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म परिवर्तन जैसी कुछ चीज़ें करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक विभेद का एक कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी समझना है कि जो सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा कारण है वो हमारा जन्म होता है। और जन्म के आधार पे ही, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म जो होता है किसी परिवार विशेष में होता है और उस परिवार का संबंध किसी न किसी जाति, समुदाय, धर्म, भाषा से अवश्य होता है। स्वाभाविक है कि व्यक्ति विशेष का संबंध भी उसी जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र से अधिक होगा। तो इस प्रकार जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर सामाजिक विभेद की उत्पत्ति
हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। इन सबों के अतिरिक्त भी अनेक सामाजिक विभेद उत्पन्न हो जाते हैं जिनका जन्म से कोई लेना देना नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे मुख्य कारण है सामाजिक विभेद के, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के वजह से जो होता है विभेद उत्पन्न होता है। और वो विभेद जब सामाजिक स्तर पे हो जाए तो हम उसे सामाजिक विभेद के नाम से जानते हैं। लेकिन उसका एक कारण तो जन्म है, लेकिन जन्म ही सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इसके अलावे भी और भी इसके कारण हैं। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो होता है नस्ल के आधार पे, धन के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव भी होता है। जैसा कि आप किसी घर में देखेंगे कि जो होते हैं बेटा बेटी में फ़र्क करके, जैसे बेटों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। वो क्या है? वो लिंग के आधार पर विभेद किया जा रहा है जिसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जन्म के आधार पे, जैसे जाति धर्म तो वो चीज़ चूँकि उसी के आधार पे हो गया जो हमारा जन्म है। लेकिन इसके अलावा जैसे धन हो गया, कोई व्यक्ति, एक ही घर का व्यक्ति धनवान हो जाता है, कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है। और यही जो व्यक्तिगत एक विभेद है ना, जब सामाजिक रूप से आ जाती है तो यही एक सामाजिक विभेद का रूप ले लेता है। इसके अलावे कुछ व्यक्ति होते हैं जो जन्म के अतिरिक्त, जैसे व्यक्तिगत किसी का पसंद है उसके आधार पे भी उसे सामाजिक विभेद किया जाता है। कुछ व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो करके भी जो होता है एक अलग समुदाय बना लेते हैं। कुछ लोग अंतरजातीय विवाह कर अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। कुछ लोग अपने परिवार की परंपराओं से हटकर अलग अलग विषय, अध्ययन, पेशे, उद्योग, धंधे एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का चयन कर अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। और ये सारे जो धर्म परिवर्तन, अंतरजातीय विवाह, ये भी कहीं ना कहीं उन्हें उनके समाज से अलग करता है। और आप लोग देखते होंगे कि इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को कभी कभी जो होता है उनका समाज उन्हें पूरी तरह से जो है निष्कासित कर देता है। तो इस प्रकार भी उन्हें जो है सामाजिक विभेद का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो है अभी तक तो हमने जो भी पढ़ा वो क्या पढ़ा कि जो सामाजिक विभेद होते हैं वो व्यक्तिगत जो विभेद होता है व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से, वो जब सामाजिक तौर पे बड़े लेवल पे आ जाता है तो सामाजिक विभेद हो जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सामाजिक विभेद हमेशा ही जो होता है किसी भी राष्ट्र के लिए घातक ही है। अगर सारे व्यक्ति बहुत अच्छे से मिल के रहे ना तो वो चीज़ें जो होती हैं वो राष्ट्र की ताकत के रूप में उभरती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कभी कि जैसे दूसरे देश से जब लड़ाई होती है या कुछ ऐसी संकट आपदा की घड़ी आ गई तो वहाँ आप ये चीज़ देखेंगे कि सारे व्यक्ति जो होते हैं सारे जाति धर्म को भूल के वो जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो उस समय हमको जो है बिल्कुल जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के राष्ट्र के लिए लोगों का जो है देशभक्ति देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी जो है विविधता के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास सामाजिक विभेद हैं, अगर लोगों में बहुत विभेद है तो ये हमारे राष्ट्र के लिए घातक है। बल्कि यहाँ पे निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर विभेद है, अगर हम उसके सही से मिल के रह रहे हैं तो हमारे लिए एक शक्ति बन जाएगी, हमारी ताकत बन जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, अपने धर्म जाति को ऊपर और दूसरे को अगर हम नीचा दिखा रहे हैं, तो वही जो होता है एक छोटा सा विभेद रहेगा, फिर वो पारिवारिक विभेद बनेगा, इसी प्रकार से वो सामाजिक विभेद हो जाएगा। और ये जो होता है एक देश के जब स्तर पे आएगा, जब बड़े लेवल पे ये चीज़ें आएंगी तो राष्ट्र के लिए जो होता है उसकी एकता अखंडता के लिए जो होता है यह एक खतरा बन जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में अब हम इसको यहीं पे रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक विभेद जो है और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। यही सामाजिक विभेद जो होता है ना सामाजिक विभाजन का भी कारण बनता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि कहाँ अलग अलग देशों में, आयरलैंड में, नीदरलैंड में, कहाँ कौन कौन सी जो है सामाजिक विभेद रहे जो कि एक सामाजिक विभाजन का कारण बन गया। इसके बाद हम ये भी समझेंगे इसका राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी विभेद है हमारे समाज में इसका राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या परिणाम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सामाजिक विभाजन के कौन कौन से निर्णायक तत्व हैं, यानी कौन कौन से ऐसे तत्व हैं अगर जो हमारे समाज में रहेंगे तो हमारे समाज का विभाजन करवा देंगे। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे वीडियोज जो है मिल जाएंगे। और आप इसका पार्ट 2 देखें ताकि आपको चैप्टर के आगे की वीडियोज मिल जाए। और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो है अच्छे से पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके।